अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री बीएस लेवल पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में शामिल है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? स्टीरियो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हैं उनके 3D स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने का नाम स्टीरियो केमिस्ट्री होता है। और ये बेसिकली एसोसिएटेड विद द आइसोमरिज्म के साथ है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एक टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स, उनको हम स्पेशली डिस्कस करते हैं। तो आइसोमरिज्म क्या चीज़ है, आइसोमर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Isomers are the different compounds with the same molecular formula. Those compounds which have same molecular formula but have different structures. These compounds are known as the isomers of each other and the phenomena is known as isomerism. वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, जो कि हम आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे, तो उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जो आइसोमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मेजर जो इनकी मीन्स के क्लासिफिकेशन है वो ये है। एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोलते हैं, और दूसरी जो टाइप है वो है आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो ये दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और जब अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है तो उनके आईयूपैक नेम भी डिफरेंट होते हैं। उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, फिजिकल भी और केमिकल भी। बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंस होती है, जिस वजह से उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरे नंबर पे जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो कौन से आइसोमर्स होते हैं? वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट इनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मीन्स के अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट ड्यू टू द 3D स्ट्रक्चर। जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो इनका डिफरेंट होता है। पर्टिकुलर मीन्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्टीरियो आइसोमर्स डिफर इन द कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, मीन्स के अगर एक एटम है जैसे कार्बन है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं या बाकी जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल है, तो उनकी जो अरेंजमेंट है, मीन्स एक इनटू द प्लेन है तो दूसरा आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये डिफरेंस हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। इनमें एटम्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखने में सेम लगता है, बट 3D स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो क्या होता है, डिफरेंस होता है। इनके ऑलमोस्ट आईयूपैक नेम सेम होते हैं, बस उनके साथ प्रीफिक्स डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे सिस ट्रांस आप पढ़ते हैं तो अगर दो ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो सिस होगा, डिफरेंट साइड पे हैं तो वो ट्रांस होगा। ये हम आगे डिटेल्स में इनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमर का हम कंपैरिजन इस एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की है। कॉन्स्टिट्यूशनल में पढ़ा था कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो जाती है, डिफरेंस होती है। जैसे देखें C6H14 है तो इसमें 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और यही 6 कार्बन, इनको हम यूँ भी तो ड्रा कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन में है 5 कार्बन और जो ब्रांच है मिथाइल ग्रुप की वो 3rd कार्बन के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो ये 3-मिथाइल पेंटेन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम है और इनके डिफरेंट नेम्स हैं, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं। इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो मिथाइल है वो 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 3 पोजीशन पे है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ओके, अब हम आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें
सेम मालिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला भी आप देखें तो यहाँ भी CH3 लगा हुआ, यहाँ भी CH3 सेम लग रहा है आपको। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि ये जो CH3 ग्रुप है दोनों के दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है जो बोल्ड, ठीक है, वेज इसको बोलते हैं वेज। तो ये जो वेज बॉन्ड है ये आपके पास आउट ऑफ द प्लेन को शो करता है। तो इस 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर यानी साइक्लोपेंटेन के ऊपर जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं वो आउट ऑफ द प्लेन है। ये भी आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की जानिब लगा हुआ, ये भी आउट ऑफ द प्लेन है। जबकि इस केस में एक मिथाइल ग्रुप ये वाला तो आउट ऑफ द प्लेन है जो वेज से शो किया गया है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है ये इनटू द प्लेन, मतलब अंदर की जानिब है। तो जब हम इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके 3 स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस पे भी और इस पे भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एवरीथिंग इज सेम, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नेम है और ऑलमोस्ट, ठीक है। प्रीफिक्स का डिफरेंस सिस ट्रांस इसलिए बोला क्योंकि दोनों सेम साइड पे हैं। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड में अगर 2 ग्रुप्स लगे हों और वो आउट ऑफ द प्लेन हो दोनों तो सिस बोलते हैं। अगर एक इनटू द प्लेन और एक आउट ऑफ द प्लेन हो तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो जो वेज से बोल्ड बॉन्ड होता है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है और जो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है ये वाला बॉन्ड ये इनटू द प्लेन होता है, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। तो इनमें देख सकते हैं कि इनका 3D स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एक मिथाइल ग्रुप है वो उनकी पोजीशन अगर दोनों की क्या है सेम है तो वो एक और आइसोमर है, और अगर उनकी डिफरेंट है तो ये दूसरा आइसोमर बनेगा। ये दोनों आइसोमर किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? स्टीरियो आइसोमर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जिनके 3D स्ट्रक्चर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स की बात करें तो वही 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स आपने डिस्कस कर लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, और 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर में 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं। अब जो स्टीरियो आइसोमर हैं अगर तो वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, तो उनको हम इनैंशियोमर बोलते हैं। और अगर वो नॉन मिरर इमेजेस हैं तो उनको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। डायस्टीरियोमर्स में फर्दर 2 टाइप्स हैं, कन्फिगरेशनल डायस्टीरियोमर और सीज ट्रांस डायस्टीरियोमर या ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स इनको बोला जाता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ऐसे जी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड। यानी उनकी एटम्स की कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंस होती है। इसमें देखें 4 कार्बन एटम सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये एन ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10, ठीक है। ये जो एग्जांपल दी गई है ये C4H10 की एन ब्यूटेन की है। सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में अटैच हैं। इसमें देखें 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में हैं और एक क्या आ गया है, ब्रांच में आ गया है। फार्मूला वही है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो एंड पे अटैच था, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है ये सेंट्रल कार्बन पे अटैच हो गया है। तो इनकी अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंस है, एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, इसमें 4 कार्बन इसमें स्ट्रेट लाइन में है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, और इस दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखें तो 3 स्ट्रेट लाइन में है, एक ब्रांच आ गया है। तो ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं बट ये दीज आर द 2 डिफरेंट कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बिकॉज देयर कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, ओके। जैसे एथेनॉल है, डाइमिथाइल ईथर है, ठीक है। तो इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं। तो आगे इनकी टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं फर्स्ट इसमें अगर आप देखें तो ये एथेनॉल है और ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है C2H6O, ठीक है, लेकिन ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, एथेनॉल है, ये ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। तो इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये देखें इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, ठीक है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें 1 पोजीशन पे है, इसमें 2 पोजीशन पे, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं है बल्कि दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इसमें पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है वही फंक्शनल ग्रुप लेकिन इसमें 1 पोजीशन पे है, इसमें 2 पोजीशन पे है, दिस इज पोजीशन आइसोमरिज्म। और अगर आपके पास ये देख सकते हैं कि ये पेंटेन है, एन पेंटेन 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, और ये आपके पास आइसोपेंटेन है जिसमें 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप आ गया है। तो जब दूसरे पे मिथाइल ग्रुप आ जाए दूसरे कार्बन पे तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड तभी यूज होता है जब सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाए, ठीक है।
दिस इज आइसोपेंटेन। इसको ये दोनों आइसोमर्स होंगे, ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, इनको नाम देते हैं हम चेन आइसोमरिज्म। इसमें चेन लेंथ डिफरेंट है, इसमें 5 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच है। दिस एसीटोन एंड दिस इज प्रोपाइन एल्डिहाइड, ठीक है। एसीटोन ये कीटोन फैमिली से है और ये एल्डिहाइड फैमिली से, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये टाइप्स हैं फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की। एक है उसकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फिर चेन आइसोमेरिज्म है, और इसके आगे मेटामेरिज्म टाटोमेरिज्म भी है, इंटर लेवल पे आपने पढ़ ली होंगी, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होता है जहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी बॉन्ड्स की रोटेशन नहीं होती है, ठीक है। बॉन्ड्स फिक्स हो जाते हैं, जैसे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता ड्यू टू द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपको पता है जब रोटेट करना चाहे तो उसको ब्रेक होना पड़ेगा, बिकॉज दिस द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्बिटल इस तरीके से होती है कि ये रोटेट नहीं कर सकता। जबकि आपको पता है सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है, क्योंकि उसके हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं और उनकी रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है यहाँ पे, तो उसकी जो है अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो उसकी ब्रेकेज हो जाएगी, तो पोजीशन फिक्स हो जाती है। तो अब इसमें पोजीशन इस तरीके से फिक्स है कि ये डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, एक अल्कीन है सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। सिस क्यों है, सिस इसको बोलते हैं जिसमें जो डबल बॉन्ड है उसकी एक साइड पे सेम ग्रुप्स हैं, जैसे ऊपर देखें तो दोनों हाइड्रोजन है और नीचे देखें तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। 2 ब्यूटीन क्यों बोला, क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसको 2 ब्यूटीन बोलते हैं। और ये देखें तो इसमें ट्रांस 2 ब्यूटीन मीन्स कि ये वाला जो CH3 ग्रुप है ये ऊपर चला गया है, ये हाइड्रोजन नीचे आ गया है। तो इसमें देख सकते हैं आपके डबल बॉन्ड के ऊपर वाली साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं और नीचे भी क्या है, डिफरेंट ग्रुप, एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, तो इनको ट्रांस बोलते हैं। सिस में दोनों जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड की, और ट्रांस में सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पे, CH3 ऊपर ये CH3 नीचे, ये हाइड्रोजन ऊपर ये हाइड्रोजन नीचे है। द आइसोमर विद ग्रुप्स ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, and the isomer with the groups on the opposite side is called trans isomers. This isomerism is called cis trans isomerism, and the phenomena is called as cis trans isomerism or geometrical isomerism. और ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेशन की वजह से ये फिनोमिना होता है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये ग्रुप इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा, ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, ठीक है। Geometric isomers result from the restricted rotation. Compounds with the double bond cis isomers have substituent on the same side Z with the more complex molecules having high periodicity group on the same side. Trans isomers, ठीक है, easy nomenclature इनका होता है। तो जब आप इनको नाम देते हैं तो जैसे हाइड्रोजन है और CH3 है, तो इसमें से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का, इसको आप नाम देंगे 1 और इसको आप नाम देंगे 2, और इस ग्रुप को आप नाम देंगे 1, कोई भी हो, चाहे ये वाला हो या फिर आपके पास कोई और ग्रुप भी हो सकता है 2। अब आपने देखना है कि ये जो 2 है, 2 सेम साइड पे हैं और 1 सेम साइड पे हैं, तो इसको हम नाम देंगे Z, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, Z होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं आप, दिस इज Z। और S में ये होता है, E में सॉरी, E और Z नोमेनक्लेचर देते हैं, और E में देखें तो ये 1 और ये 2 है, ये 1 ये 2 है और ये क्या है 1। ऐसे 1 2 क्यों दे रहे हैं इनको, एटॉमिक नंबर की बेस पे। इस कार्बन को आपने देखना है, इसके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं उनको 1 2 नेम देना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो 1 और हाइड्रोजन का कम होता है तो 2, इसमें भी 1 और 2। अब आप देखें तो 1 और 2 अपोजिट हैं, अपोजिट जब एक साइड के ऊपर हों, 1 और 2 अपोजिट साइड के ऊपर है, मीन्स के यहाँ पे 1 1 होता तो ये Z होता, 2 2 होता तो Z होता। ये देखिए 1 है और 2 है तो ये अपोजिट ग्रुप्स हैं, तो इसको आप नाम देंगे E। E अपोजिट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक इसके लिए जो है वो जुसामिन, Z फॉर जुसामिन, इसका मतलब टुगेदर यानी सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे, और E स्टैंड फॉर एंट-जीजिन, इसका मतलब है अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे नाम का कहा जाए कि इजी इसको नोमेनक्लेचर दें, तो आपको पता है क्लोरीन और हाइड्रोजन में से 1 किसको मिलेगा, क्लोरीन को मिलेगा, ऑब्वियस।
और हाइड्रोजन को क्या नंबर मिलेगा 2, और यहाँ भी इसको 1 नंबर देंगे और इसको क्या देंगे 2 नंबर देंगे। ठीक है, 1 और इसको क्या देंगे आप 2 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे हाइड्रोजन को, इसका एटॉमिक नंबर कम होता है, और इसको 1 नंबर देंगे, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अब आप देख सकते हैं कि 1 1 सेम साइड के ऊपर है, 2 2 सेम साइड में, तो इसको क्या नाम दिया जी का नाम दिया। और इसमें देख सकते हैं कि 1 2 है और 1 2 है, अपोजिट साइड के ऊपर है, तो इसको ई का नाम दिया। आगे वही नेम रहेगा 1 2 डाइक्लोरो ईथेन। तो ईजी नोमेनक्लेचर को आपने इस तरीके से नाम देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ईजी नोमेनक्लेचर, इसको ख्याल रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नाम देने के लिए हम ईजी नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। इसमें भी अगेन नंबर दी हुई है, क्लोरीन 1 है, फ्लोरीन 2, इसमें ब्रोमीन 1, हाइड्रोजन 2, 1 1 2 2, जी 1 2 और 2 1, ये ई आइसोमर है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से, इफ वन ऑफ द टू कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड हैज टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाएं, एक कार्बन है उसके साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। इसमें देखें हाइड्रोजन है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है हाइड्रोजन है, सेम आ गए हैं, तो उसमें कोई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि इसको उलट कर भी दें तो फिर भी पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा। तो एक कार्बन के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं हो सकते। अगर एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगी। जैसे ये है, ठीक है, 1 1 डाइक्लोरो, इसमें भी नहीं होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपसे एक स्ट्रक्चर दिया गया और कहा गया उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेर ड्रा करें, तो आपको ड्रा करने आने चाहिए। हाँ, साइक्लिक मॉलिक्यूल में भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, ये भी आपने ख्याल रखना है। अगर उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो, सेम हो, और उसके जो है वो सिस ट्रांस आर मॉलिक्यूल हैविंग द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम बट डिफरेंट इन द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, सेम साइड पे हो तो सिस, अपोजिट साइड के ऊपर हो तो ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, दो क्लोरीन एटम है, ये इस रिंग के बाहर वाली साइड पे लगे हुए, मीन्स के आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे सिस, सेम साइड पे ऊपर है, तो ये सिस 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। और इसमें देखें एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन कहाँ है, नीचे है, इट मीन्स एक अबव द प्लेन है, एक इनटू द प्लेन, एक आउट ऑफ द प्लेन, तो इसको ट्रांस बोलेंगे। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म साइक्लिक मॉलिक्यूल में भी एग्जिस्ट करती है, एक अल्कीन्स में और एक साइक्लो अल्केन्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनमें भी बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनकी रोटेशन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इनकी पोजीशन फिक्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया, तो ये आपके पास क्या है, डाइमिथाइल है, 1 2 डाइमिथाइल, एक ऊपर की जानिब एक नीचे की जानिब, तो ये ट्रांस होगा। और ये सिस जिसमें दोनों क्या हैं, सेम साइड के ऊपर हैं, बाहर की जानिब हैं, डाइमिथाइल, तो ये सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इनमें पाई जाती है। फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्टिकल एक्टिविटी। Optical activity is the ability of the chiral molecule to rotate the plane polarized light measured using the polarimeter। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, एक मॉलिक्यूल है उसमें से आप एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम डिस्कस करते हैं क्या होती है, तो अगर तो वो उस लाइट को क्या करे, रोटेट करे मॉलिक्यूल, तो हम बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर वो रोटेट ना करे तो हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की जाती है इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम होता है पोलैरीमीटर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अभी लाइट हैज बीन पास थ्रू द निकल प्रिज्म और अदर पोलराइजिंग मीडियम सो दैट ऑल ऑफ द वाइब्रेशंस आर इन द सेम प्लेन। कोई भी सोर्स है उससे जब लाइट निकलती है तो वो हर डायरेक्शन में निकलती है, उसकी जो वेव्स होती हैं वो हर डायरेक्शन में होती हैं, रेस, जैसे ये है, उस लाइट को हम बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। फिर हम उसको एक पोलराइजर में से गुजारते हैं जिसमें से वो स्पेसिफिक डायरेक्शन की, मीन्स के इसमें से उसने ये जो सेंट्रल है इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, निकल का प्रिज्म होता है या कोई भी पोलराइजर होता है, तो उसमें से गुजारते हैं, तो वो इन सारी रेज में से सिर्फ एक डायरेक्शन वाली रेज को सिलेक्ट करता है, जैसे ये सेंट्रल को सिलेक्ट किया, बाकी सारी को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको गुजारा जाएगा उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। क्या बोलेंगे, पोलराइजर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से लाइट को पास करें तो वो एक ही डायरेक्शन की लाइट को स्पेसिफाई करता है, फिक्स कर देता है, सिलेक्ट कर लेता है, और ये लाइट है ये बन जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आगे मॉलिक्यूल में से गुजारेंगे, इसके आगे मॉलिक्यूल होगा एक सैंपल सेल में से, तो उस मॉलिक्यूल ने अगर रोटेट कर दिया तो क्या होगा, सैंपल ट्यूब थी, इसमें मॉलिक्यूल था जिसको आप एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का सैंपल का सोल्यूशन है,
तो अगर तो इस मालिक्यूल से पास होने के बाद ये रोटेट हो गई, ठीक है, पहले ये इस तरीके से थी, सीधी थी, उसकी डायरेक्शन ये थी, अब उसकी डायरेक्शन ये हो गई, मीन रोटेट हो गई लाइट। जब लाइट रोटेट हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये जो मालिक्यूल पड़ा था इस सैंपल सेल में भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, और उसने क्या शो की, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अ सिंपल पोलरीमीटर कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स, उसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है, पोलराइजिंग लेंस होता है, सैंपल ट्यूब होती है और एक एनालाइजिंग लेंस होता है, ठीक है। अब अगर तो मालिक्यूल जो जहाँ सैंपल में था उसने उस लाइट को रोटेट किया राइट साइड पे, ठीक है, ये लाइट थी और इधर रोटेट हुई है राइट साइड पे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने रोटेट किया तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मालिक्यूल, ठीक है। और अगर कोई मालिक्यूल या कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, या प्लस का साइन यूज करते हैं, और लीवर रोटेटरी को हम स्मॉल एल से या नेगेटिव साइन से यूज करते हैं, ठीक है। अब वो कितना रोटेट करेगा ये डिपेंड करेगा, कितने एंगल पे रोटेट करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम ऑफ द मालिक्यूल, यानी इधर जितने ज्यादा एटम होंगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, रोटेशन होगी। लाइट सीधी चली जाती है, अगर कोई मालिक्यूल ना होता या कोई ऐसा मालिक्यूल होता जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, रोटेट नहीं करता, तो लाइट सीधी जाती। लेकिन ये जो मालिक्यूल था ये ऑप्टिकली एक्टिव था, इसने लाइट को रोटेट किया। जब लाइट को रोटेट करेगा तो कितने एंगल पे रोटेट करेगा ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ही रोटेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एक मालिक्यूल है लैक्टिक एसिड का, COOH, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये आपके पास एक क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब इसको लाइट के सामने रखते हैं तो ये लाइट को रोटेट करता है। तो ये जो इसका आइसोमर होता है जिसमें OH राइट साइड पे है, H लेफ्ट पे है, COOH, ये इसका जो आइसोमर है ये प्लस है, यानी डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड है। और ये जो आपके पास है एल लैक्टिक एसिड, इसमें OH लेफ्ट साइड के ऊपर है तो ये लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाएगा। फिर एक टर्म यूज होती है स्पेसिफिक रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सैंपल इन आ 1 डेसीमीटर ट्यूब। वो ये कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन बनाया है आपने इसकी कितनी कंसंट्रेशन हो, 1 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। 1 ग्राम पर मिलीलीटर, cm क्यूब जब मिलीलीटर लिख सकते हैं। और जो ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर की ट्यूब हो, लंबाई इसकी कितनी हो, 1 डेसीमीटर ट्यूब। इसमें से जब लाइट को गुजारेंगे तो जितने एंगल रोटेट हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। मालिक्यूल जो भी हो, हर मालिक्यूल की एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। यानी अल्फा इज द डी का मतलब क्या है, ये यहाँ पे वेव लेंथ है सोडियम लैंप की, ठीक है, वो कितनी होती है 589 माइक्रोमीटर। एम बाद में आना चाहिए था, माइक्रो पहले आना चाहिए था। तो ये फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू अल्फा ओवर एल इंटू डी। अल्फा इज एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल रोटेट किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं सॉरी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितना भी होगा तो अल्फा होगा। एल जो है वो क्या है, लेंथ है इन डेसीमीटर, एंड डी जो है वो कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसको सी भी लिख सकते हैं, डी तो खैर आई थिंक नहीं मुनासिब है, इसको सी लिख दें, कंसंट्रेशन, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे प्लस एलानीन है, ये एक अमीनो एसिड एलानीन, तो ये प्लस 8.5 इसकी जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन है, और नेगेटिव लैक्टिक एसिड है, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो -3.8 है। तो स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है, वेवलेंथ कौन सी लाइट की यूज की है, उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी बनाई है, लेयर की थिकनेस कितनी है, सॉल्वेंट कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से स्पेसिफिक रोटेशन क्या करती है, वेरी करती है। फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है एसिमेट्रिक सेंटर। कायरलिटी इज नॉट रिवर्स जस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स, मॉलिक्यूल्स कैन बी कायरल। कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं जी, कायरल मॉलिक्यूल जनरली मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एसिमेट्रिक सेंटर, वो मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज बने और वो उस मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल ना हो उस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। और उसमें जो सेंट्रल कार्बन होता है उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, या उसको एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। अच्छा, तो कायरलिटी जो है वो ये होती है कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें एक सेंट्रल कार्बन है, वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो हम कहते हैं दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। और उस कार्बन को हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये अटैच है 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, इसमें एक साइड पे CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोजन ग्रुप है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास कार्बन कायरल कार्बन एटम है। तो कायरल कार्बन एटम वो होता है जो आपके पास क्या हो, जिसमें
4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो अटैच हो तो उसको एस्टेरिक के साइन से शो करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाला स्टार लगा होता है, जहाँ भी कायरल कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे, और एस्टेरिक के साइन से शो करेंगे एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। कायरल सेंटर भी इसको बोला जाता है। कायरल कार्बन की ये आपके पास क्या होती है, पहचान होती है। जैसे ये कार्बन है तो इसको एस्टेरिक के साइन शो करेंगे क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे ये वाला ग्रुप है अल्काइल, दूसरी साइड पे ये वाला अल्काइल ग्रुप है, और इसकी जो है वो OH ग्रुप अटैच है एक साइड पे। ये Br कंटेनिंग कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन को हम कहते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। अब कायरलिटी का मतलब होता है हैंडेडनेस, ठीक है। तो आपके पास अगर जैसे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे हैंड है, तो उसकी मिरर इमेज बनाए तो क्या वो ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज दूसरे सुपर इम्पोजिबल होते हैं? अगर तो वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिबल हों तो हम कहते हैं दिस कंपाउंड इज ए कायरल। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके तो वो कायरल होता है। याद रखिएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट। और जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज ए कायरल। वो कायरल नहीं है। कायरल सेंटर्स क्या होते हैं? अ पॉइंट इन द मॉलिक्यूल वेयर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन इज कॉल्ड एज कायरल सेंटर। ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है। इसका ब्रोमीन है, एक साइड पे एक और कायरल ग्रुप है, इसको कायरल सेंटर भी बोलते हैं, कायरल कार्बन भी बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। इफ टू ग्रुप्स आर द सेम देन देयर इज ओनली वन वे अ कायरल मॉलिक्यूल यूजुअली हैज एट लीस्ट वन कायरल सेंटर, ठीक है। तो उसके ऊपर एक कायरल सेंटर होता है मॉलिक्यूल में, जैसे ये दिखाया गया है। तो डिफरेंट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों एक कार्बन के ऊपर, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। सिंपल, ये आपने फाइंड कर लेने हैं कि एग्जांपल्स हैं डिफरेंट किस्म की। Configuration: the arrangement of atoms that characterizes a particular stereoisomer is called as configuration। यानी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो कन्फिग्रेशन को असाइन करने के 2 तरीके होते हैं, एक एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन होती है, एक होती है रिलेटिव कन्फिग्रेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन के लिए RS यूज होता है, रिलेटिव के लिए हम D और L यूज करते हैं। DL क्या चीज़ होती है? फिशर प्रोजेक्शन, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है DL के लिए। तो DL कन्वेंशन या फिशर प्रोजेक्शन ये इकट्ठा ही पढ़ा जाता है। First system for doing this was developed by Fisher and Rozanoff in 1900। Fisher first developed a method for drawing the carbohydrate in 2 dimensions। यानी जो एक मॉलिक्यूल है उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इस तरीके से शो करना कि उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाए, तो इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद D और L सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर रोजनफ ने जो है वो और इन दोनों ने डिस्क्राइब किया था। D एंड L डू नॉट रिलेट टू द साइन ऑफ रोटेशन। ये एक आर्बिट्रेरी है, फर्जी नाम है D और L। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है। जिस भी कंपाउंड को D और L कहा जाएगा ये फर्जी आर्बिट्रेरी नाम होगा, ठीक है, जो कि इन साइंटिस्ट ने दे दिया था। उसकी बेस पे दूसरों को उनसे रिलेट करके नाम दिया गया था। अब रिलेटिव टू द रेफरेंस कंपाउंड जब आप नाम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव कन्फिग्रेशन। तो पहले जो हम कन्फिग्रेशन ये डिस्कस कर रहे हैं ये रिलेटिव है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एग्जांपल दी है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ठीक है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसको डी कहा गया क्योंकि उसका जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे है। ये देखें, इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहा गया। फिशर प्रोजेक्शन ये होती है कि आप जो इनटू द प्लेन मॉलिक्यूल होते हैं उसको आप वर्टिकल लाइंस पे शो करते हैं, मीन्स के CHO और CH2OH ये इनटू द प्लेन है, और OH और H आउट ऑफ द प्लेन है। आउट ऑफ द प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसके 2 यहाँ पे आइसोमर्स हैं, एक है D और एक है L। अच्छा, ये कोई प्रैक्टिकली नहीं था, बस ये जो रोजनफ था उसने इसको रेफरेंस कंपाउंड लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड को, और उसने कहा कि इसके OH राइट साइड पे अटैच है, तो इसको उसने नाम दे दिया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का। और इसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड पे अटैच है, इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम दिया गया। ये बन गया रेफरेंस कंपाउंड। अब कोई भी जो दूसरे कंपाउंड थे उनको रिलेट किया गया इनके साथ, तो उनको कन्फिग्रेशन दी गई या तो D या L बेस्ड अपॉन कि उसकी किसके साथ सिमिलरिटी है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में D के साथ सिमिलरिटी है, D आइसोमर के साथ, तो उसको D का नाम दिया गया। L के साथ है उसको L का नाम दिया गया, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में अमाइनो एसिड्स की नोमेनक्लेचर में इसको यूज किया जाता है। जैसे D ग्लूकोज है और इसी तरह D राइबोलोज, इनको नाम देंगे। जैसे एक एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में इसको देखें तो ये जो सेकंड OH ग्रुप है ये राइट साइड पे है, इसलिए इसको D ग्लूकोज कहा गया। और इसमें देखें तो ये लेफ्ट पे है, इसको L, ये राइबोज का स्ट्रक्चर है तो इसको L राइबोज कहा गया, ठीक है। इस चीज से कतई नजर के वो लाइट को राइट साइड पे रोटेट करते हैं, ये लेफ्ट पे।
अच्छा, ये लाइट रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये बाद में आया था, ठीक है। पोलैरिमीटर की जो डिस्कवरी है वो बाद में हुई थी। ये जस्ट अपनी कन्विंस के लिए, आसानी के लिए उन्होंने एक नोमेनक्लेचर बताया था जो कि फर्जी नोमेनक्लेचर था, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज भी बायोलॉजी में बहुत मालिक्यूल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जैसे ये एलेनिन है तो इसका एल एलेनिन है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे चूँकि इसका NH2 ग्रुप है, इसको एल एलेनिन बोलते हैं। सीरीन है तो इसका NH2 लेफ्ट साइड पे है तो इसको एल सीरीन बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन के आप उसको क्या नाम देते हैं, अमीनो एसिड के लिए NH2 ग्रुप की पोजीशन देखी जाती है, और जो OH कंटेनिंग ग्रुप्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उसमें OH ग्रुप की पोजीशन देखी जाती है। अगर तो OH ग्रुप राइट साइड पे हो उसको D, लेफ्ट पे हो तो L, और इस तरह अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे हो तो इसको एल एलानिन, और अगर राइट साइड पे होता तो इसको क्या देते, D एलानिन बोलते।